तो डियर स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो आप लोग ने देख ही लिया होगा। उसी का सेकंड पार्ट है ये कि भाई एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। आइए चलिए देखते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट क्या है इंटरफेरेंस पैटर्न का। तो बेसिकली होता ये कि इसमें जो दो वेव्स होती है ना, चाहे वो देखिए साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस हो, चाहे वो मतलब यानी कि वाटर वेव्स, वाटर की जो सरफेस वेव्स हैं उनका हो। तो बेसिकली मैंने जो है ना आपको पिछले वीडियो में इंटरफेरेंस करवा के बता दिया था इन जनरल एग्जांपल देके। मैंने लॉन्जिट्यूडनल वेव, साउंड वेव का भी करवा के दिखा दिया, लॉन्जिट्यूडनल वेव का। वाटर वेव जो है सरफेस की यानी कि ट्रांसवर्स वेव जो है उनका भी करवा के दिखा दिया। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि एक अलग टाइप की वेव्स हैं, बेसिकली उनका भी इंटरफेरेंस यानी कि लाइट का इंटरफेरेंस जो है आपको उसके बारे में बता दिया। अब बेसिकली अब हम उन्हीं चीजों का एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो वेव्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास दो वेव्स हैं। तो पहली वेव है, उसका रिप्रेजेंटेशन है ए साइन ओमेगा टी, लेट्स से प्लस या फिर -φ1, ठीक है। इस तरीके से एक नाम रख देते हैं, जनरल इक्वेशन रख देते हैं। आप चाहे तो कॉस भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको और डिटेल में भी ले सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस φ1, ये भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट मेक अवर लाइव्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स कीप द थिंग्स टू बी सिंपल। तो बेसिकली हम लोग ने एज सिंपल एज पॉसिबल रखने की कोशिश की है। बट आप बोलेंगे सर तो फिर आप ऐसा ही कर देते कि साइन ओमेगा टी खाली रख देते, ये फाई वाई क्यों लेने की जरूरत थी। मतलब जो इपॉक है, इसे इपॉक कहते हैं, यानी कि इनिशियल फेज। देखो ये पूरी चीज का नाम फेज है, इस पूरी चीज का नाम फेज है। ये जो चीज है इसको इनिशियल फेज या इपॉक बोलते हैं। तो सर आपने ये क्यों लिया, इनिशियल फेज आप 0 ही ले लेते हैं ना चुपचाप। तो प्रॉब्लम ये है ना कि बेटा ये बताए बिना मजा नहीं आएगा इंटरफेरेंस में। ये फेज डिफरेंस जो है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरफेरेंस की। तो इसे तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो बाकी चीजें फिलहाल के लिए इग्नोर की जा सकती हैं, बट इसे तो दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और बात वो ये कि यहाँ पे मैंने पहले कैपिटल ले लिखा था, तो मुझे अचानक में ध्यान आया कि नहीं भाई एम्पलीट्यूड भी अलग अलग लेके देखो, क्योंकि इंटरफेरेंस में तो इन जनरल हो सकता है ना, एम्पलीट्यूड अलग अलग भी हो सकता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी अलग मत ले लेना, वरना इंटरफेरेंस नहीं होगा वेव्स का, फिर कुछ और बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर कुछ और बन जाएगा। फिर ये नॉर्मल जो आपको ब्राइट एंड डार्क बैंड जो चाहिए होते हैं ना, वो नहीं मिल पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि सेम टाइप की वेव्स हो, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, ये बहुत जरूरी है। चलिए, तो y1 इज a1 साइन ओमेगा टी माइनस φ1, ये एक पहली वेव का इक्वेशन है। अच्छा, और भी जनरल इक्वेशन होती है बाय द वे, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के बार डॉट आर बार प्लस फाइव। एक्चुअल में तो सबसे जनरल इक्वेशन यही है, जिसमें जो ये है प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो ये जो चीज है ना, ये सबसे ज्यादा जनरल है, बट ये सब चीजों में अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं लाइफ को थोड़ा सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली a1 साइन ओमेगा टी माइनस φ1, ये y1 की जो वैल्यू है, y1। अभी ये मैं समझाऊंगा नहीं कि इसमें एक टर्म क्या मीन करता है, बट खाली याद रखिए ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, ये जो है एम्पलीट्यूड है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है, और ये इनिशियल फेज ऑफ द वेव है। और वेव का बिहेवियर एट टाइम टी क्या होगा, तो ये वो वाला टाइम है बेसिकली, किस टाइम पे बिहेवियर देखना है वो। चलिए, तो ये हो गई पहली वेव। दूसरी वेव जो होगी वो होगी a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस φ2। तो हमने दो अलग अलग फेजेस पे वेव्स ली हैं और दो अलग अलग एम्पलीट्यूड्स लिए हैं। अच्छा, अब ये दो वेव्स जब किसी एक पॉइंट पर पड़ेंगी, कहीं पर जाएंगी, स्क्रीन पर जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि ऐसा है ना, कार्डबोर्ड के ऊपर लेट से मान लेते हैं कि उसने दो स्लिट्स बनाया था। आप इसको इमेजिन कर पा रहे हैं, एक कार्डबोर्ड अगर मैं ऐसे बना के रखूं बेसिकली, ठीक है, एक कार्डबोर्ड में ऐसे अगर बना के रखूं, तो इस पे मैं ना ऐसे दो ब्लेड से लाइन मार देता हूँ। जब मैं दो ब्लेड से लाइन मार दूंगा बहुत नजदीक नजदीक, तो ये जो गैप है ना इन दोनों स्लिट्स के बीच का, इसको मैं स्मॉल डी कहूंगा, ठीक है। और फिर कहीं पे मैं स्क्रीन रख दूंगा, वैसे ही स्क्रीन, तो भाई जो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा कैपिटल डी कहलाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का गैप। तो ऐसे करके कुछ क्वांटिटीज हैं। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं यहाँ से ऐसे ऊपर से देखूं, सपोज यहाँ पे आंख रख के देखूं, तो भाई बेसिकली क्या होगा ना कि वो चीज ऐसी कुछ नजर आएगी, ऐसी। तो ये आप ऊपर से देख रहे हैं, ऐसा मान के चलिए कि ये आप ऊपर से कहीं से देख रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं। तो यंग ने क्या किया था ना, कैसे दो स्लिट्स बनाई थी, यहाँ पे स्क्रीन रखी थी, और लाइट यहाँ से जाती थी, वहां से जाती थी, मतलब जाती थी अलग अलग डायरेक्शन में, हर जगह जाती थी, बट हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अभी फिलहाल देख रहे हैं। तो इस पॉइंट पी पर लाइट जो है चली जाया करती थी। तो ये बंदा जो है ये भी कुछ एक एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करेगा वहां पे, मतलब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, और ये बंदा भी कुछ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। और ये दोनों बंदे यहाँ पे जो कर रहे हैं ना,
वो चीज का बेसिकली हमको रिजल्ट निकालना है कि इन दोनों के वहां मिलने से, इन दोनों के उस पॉइंट पी पर मिलने से क्या होता है, हम वो चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आपको कहानी समझ में आ रही है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अरे भाई, मैं आपको बेसिकली ना ऐसा दो स्लिट्स में से जो लाइट निकल के आ रही है ना, वो लाइट जब जुड़ती है पॉइंट पी पर तो वो क्या करती है ना, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो पॉइंट पी पर क्या होगा, एट सम पॉइंट पी दीज टू विल एड अप। सो लेट्स एड these instantaneous displacements vectorially। तो इन्हें वेक्टोरियली ऐड करना है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट्स जो होती है ना बेसिकली दे आर वेक्टर्स, ये वेक्टर्स ही हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसा है ना कि देखिए हम चीजों को बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं ना कि हम एक ही डायमेंशन में देख रहे हैं, इन द सेंस कि एक बंदा ऊपर नीचे उछल रहा है ना, ऊपर नीचे, जो ये ऊपर नीचे उछल रहा है ना, दूसरा बंदा भी इसी के मतलब बाजू में ऊपर नीचे उछल रहा है, तो भाई ऊपर नीचे वालों को ही हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और फिर किसी पॉइंट पे जाके दोनों मतलब जो आजू बाजू वाले जो दो लोग हैं वो किसी जगह पे जाके मिल जा रहे हैं, तो एक बंदा ऊपर उछल रहा है और दूसरा बंदा ऊपर या नीचे भी उछल सकता है, कैसे भी उछल सकता है, तो दोनों बंदे साथ में ऊपर हो सकते हैं, साथ में नीचे हो सकते हैं। तो बेसिकली इनको ऐड हम सिर्फ वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं, इनको ऐड हम सिर्फ वाई डायमेंशन में ऐड कर रहे हैं, और जब बेसिकली हम एक ही डायमेंशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वहां पे वेक्टर लेने की कोई जरूरत नहीं होती। हालांकि मैं कर रहा हूं वेक्टर एडिशन ही, लेकिन होगा यहाँ पे एरिथमेटिक नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल वाला एरिथमेटिक वाला एडिशन हो जाएगा। लेना आपको वेक्टर एडिशन ही होता है क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन हो क्या जाता है वो इन दी एंड, क्योंकि वन डायमेंशन में एडिशन हो रहा है तो भैया वेक्टर्स वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। वेक्टर का जो इंपॉर्टेंस रियलाइज होता है ना, कम से कम दो डायमेंशन में रियलाइज होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर कुछ एंगल्स हो जाता है उनके बीच में, है ना, तो बेसिकली एंगल्स भी हो जाता है और बहुत सारी चीज हो जाती है। चलिए वो सब छोड़िए, तो ये याद रखिए कि हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं, बट वो सादा आपका एरिथमेटिक एडिशन हो जाएगा। तो बेसिकली जब आप इसे ऐड करेंगे तो y1 प्लस y2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a1 साइन, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करेंगे इस चीज को, तो व्हाट इज दिस, इसको कैसे ओपन करते हैं, साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है, तो भाई साइन a कॉस b फिर प्लस कॉस a, एक सेकेंड, हाँ, साइन b, तो इस तरीके से होता है ना, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। आपको याद होगा कि साइन ऑफ a माइनस बी का जो रहता है, अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आता है, मैं भूल गया था थोड़ा सा, तो मैं कंफ्यूज हो गया था, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ओके, प्लस उसमें फिर क्या करना होगा, a2 वाला भी तो पार्ट खोलना होगा ना, तो साइन ऑफ a माइनस बी वापस से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वो, जैसे साइन a क्या है हमारा ओमेगा टी है ना, साइन a कॉस b मतलब क्या है वो फाई टू है ना, फाई टू है। ठीक है, तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब जो है हम क्या करेंगे कि इसको y1 प्लस y2 एक फाइनल कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो उसका हम लोग नाम y रख देंगे, है ना, तो y इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ y1 प्लस y2। तो अच्छा, अब यहाँ पे जो चीजें ना उनको कुछ कॉमन चीजों को जरा साइड करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि साइन ओमेगा टी कॉमन निकल सकता है, वैसे ही कॉस ओमेगा टी भी कॉमन निकल सकता है, तो हम साइन ओमेगा टी को कॉमन निकालेंगे। साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बच जाएगा a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2। ठीक है, आप देख रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देखिए ये cos ओमेगा टी को कॉमन निकालेंगे, तो माइनस cos ओमेगा टी निकाल लिया, और फिर यहाँ पर बचेगा आपके पास में a1 sin phi 1 और उसके बाद प्लस a2 साइन फाई टू, a2 साइन फाई टू, है ना। तो भैया देखिए यहाँ से cos ओमेगा टी निकालेंगे तो क्या बचेगा, a1 साइन फाई 1, और यहाँ से जब आप जो है यहाँ से cos ओमेगा 2 निकालेंगे तो a2 साइन फाई 2 बचेगा। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ में आया है। ठीक है, इस तरीके से अब क्या करते हैं ना, कुछ सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, तो जहां पर हमें ये साइन साइन वाला दिख रहा है ना, तो वहां पे देखिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सो लेट a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 बी इक्वल टू r साइन थीटा। जस्ट एक ले लेते हैं, ठीक है, r साइन थीटा, या फिर आप उसको a भी कह सकते हैं, कैपिटल A कह दीजिए, बिकॉज वो फाइनली आगे जाके आप देखने वाले हैं कि दैट इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो a साइन थीटा हो गया। और वैसे ही अब यहाँ पे cos है, तो देखिए हम उसको क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं,
तो एंड A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2 इक्वल्स टू A cos थीटा। चलिए इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं। तो बेसिकली लेट मी कॉल दिस एज A, दिस एज B एंड इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं ना। ये मेन इक्वेशन है, इसी में चीजें सब्स्टिट्यूट बाद में करना पड़ेगी। अब क्या करते हैं ना कि देखिए यहाँ पे मुझे ना साइन थीटा कॉस थीटा जो दिख रहा है बेसिकली मैंने ही वहां पे डाला है सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो अगर मैं चाहूँ ना तो इसे एलिमिनेट कर सकता हूँ, इसे मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। और वैसे यहाँ से भी साइन थीटा कॉस थीटा एलिमिनेट हो सकता है। हमें एक मैथमेटिकल ट्रिक उसके लिए पता है। तो चलिए काम करते हैं, वो ट्रिक को अप्लाई करते हैं। वो कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। तो स्क्वायरिंग इक्वेशंस ए एंड बी, स्क्वायर कर लीजिए, है ना, स्क्वायर कर लीजिए इक्वेशन ए का और बी का। तो देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये ए होगा, ये बी होगा, ठीक है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस 2A1 A2 साइन फाई 1 साइन फाई 2 प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2, ठीक है। ये LHS हो गया। RHS में आपका आ जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही अच्छा इसको इक्वेशन सी कह दीजिए। वैसे ही जब आप बी जो है, बी वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस 2A1 A2 कॉस फाई 1 कॉस फाई 2। अरे सीक्वेंस पे मत जाइए बाबा, किसी को कोई आपत्ति है क्या? मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया तो मतलब ये टर्म बीच में ही आना चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? अरे नहीं ना, प्लस ही तो है, बीच में प्लस ही तो है, प्लस हो मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ चलिए खैर। तो बेसिकली ये जो चीज है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो कुछ चीजें कॉमन निकाली जा सकती। अगर इक्वेशन सी एंड डी को ऐड किया जाए तो कुछ चीजें कॉमन निकाली जा सकती। सो अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सो एडिंग इक्वेशंस सी एंड डी, जब सी एंड डी को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा। अच्छा पहले मैं ये जो RHS वाला पार्ट है ना उसको लेफ्ट हैंड में लिख देता हूँ, अच्छा लगता है। तो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि भैया आप जानते ही हैं 1 होने वाला है, इक्वल टू। अभी ये जो चीजें ना यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, तो यहाँ से A1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1, है ना, साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस उसके बाद में अभी इसको देखिए, ठीक है। यहाँ से A2 स्क्वायर जो है वो बेसिकली बाहर आ जाएगा, A2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो A2 स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ से 2A1 A2 बाहर आ जाएगा, अब देख सकते हैं, ठीक है। तो 2A1 A2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2A1 A2 बाहर, और ब्रैकेट में क्या छूट जाएगा तो देखिएगा जरा, ठीक है। ब्रैकेट में नीचे बना दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी हो। तो साइन फाई 1 साइन फाई 2 फिर आगे क्या है प्लस कॉस फाई 1 कॉस फाई 2। अच्छा इसकी शक्ल आपको कुछ ऐसी नजर नहीं आ रही है कि साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो इसका तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमको आता ही है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है लिख देता हूँ, रुकिए रुकिए लिख देता हूँ। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और ये जो ब्रैकेट में जो चीज है बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ A माइनस बी। कॉस ऑफ A माइनस बी, याद रखिएगा, कॉस ऑफ A माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ठीक है। तो यानी कि साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी दिया है, तो मैं कॉस ऑफ A माइनस बी लिख सकता हूँ, तो कॉस फाई 1 माइनस फाई 2। अच्छा यहाँ पे जरा भी कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने इसी को ए और इसी को बी क्यों बोला। अरे आप फाई 2 माइनस फाई 1 भी तो कर सकते हैं, कर दो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी आप जानते हो कि कॉस जो है माइनस थीटा वो कॉस थीटा के बराबर ही होता है। तो वो कॉस वैसे भी साइन को खा जाएगा, मतलब साइन सिग्नेचर, अरे क्या कहते हैं, माइनस प्लस को खा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो माइनस साइन है ना इसे खा जाएगा, वो खा जाएगा इन द सेंस, अरे बाबा ये सब अच्छे वर्ड्स नहीं है बट ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, यू कैन से। तो अगर मैंने इस बंदे को ऐसा भी लिख दिया ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, या एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बेसिकली सेम ही आने वाला है। चलिए खैर, तो बेसिकली ये बात तो आप समझ गए हैं, हमें ये मिल चुका है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये हमको आया हुआ है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है,
तो अगर दो वेव्स जो हैं कहीं जाके अगर मिलती हैं, दो वेव्स जो हैं कहीं जाके अगर मिलती हैं, तो उनका फाइनल एम्पलीट्यूड ये होगा। तो पहली वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड ये है, दूसरी का ये है ना, यही था ना, ध्यान से देखिए जरा इधर। तो बेसिकली पहली वेव का एम्पलीट्यूड, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, तो तीसरा जो है वेव जो बनेगी उसका एम्पलीट्यूड ये आ जाएगा। अच्छा, बाय द वे अगर स्पेशल केस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। स्पेशल केस अगर आप देखना चाहें तो कह सकते हैं कि इफ बोथ वेव्स हैड सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज, सेम फेज, तो इसका ये मतलब होगा कि A1 और A2 बराबर थे और बेसिकली उनको हम A कह सकते हैं, ठीक है, A1 A2 बराबर थे, उनको A कह सकते हैं। और phi1 और phi2 बराबर थे, यानी कि phi2 माइनस phi1 या फिर phi1 माइनस phi2 जो भी कहें हम, वो 0 के बराबर था, ठीक है। तो अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, अरे क्योंकि भैया ये A1 A2 दोनों बराबर है ना, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे वापस से 2a स्क्वायर और cos ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि phi1 माइनस phi2 की जगह पे मैंने 0 डाल दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बेसिकली 4a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a इक्वल्स टू हो जाएगा 2a, ठीक है, a इक्वल्स टू 2a हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैसे प्लस माइनस आप लगा सकते हैं, है ना, मैथमेटिकली तो दोनों चीजें आती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो रिजल्टेंट वेव जो बन रही है ना, रिजल्टेंट वेव जो बन रही है बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड इतना होगा अगर 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 पहली जो दो वेव्स थी उनका एम्पलीट्यूड सेम रहे, है ना। तो इस तरीके से जो है हमें चीजें समझ में आती हैं। अच्छा, बाय द वे ये जो चीज है, एक सेकेंड, मैं इसका थोड़ा शेप चेंज करना चाहता हूँ। मतलब ये जो मुझे इतनी बड़ी चीज मिल रही है ना इसमें, यहाँ पर मैं इसका कुछ शेप चेंज करना चाहता हूँ, देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए ना कि सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए भैया। ये जो इतना बड़ा आपने लिखा है ए और बी, इसको क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं A1 में, है ना, कर दीजिए। जब आप 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, साइन ओमेगा टी एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पे खाली ए साइन थीटा आ जाएगा, है ना, करेक्ट। और वैसे ही कॉस ओमेगा टी एज इट इज रहेगा और उसकी जगह पे ए कॉस थीटा आ जाएगा। चलिए आइए हम लोग नीचे चीजें को लिख देते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, ये स्पेशल केसेस की बातें आप अलग अलग तरीके से और भी कर सकते हैं, बट जाने दीजिए, अभी मेरा वो मकसद नहीं है। आप बहुत सारे स्पेशल केसेस डिस्कस कर सकते हैं कि दोनों अगर बराबर रहे तो क्या हुआ, एक एम्पलीट्यूड दूसरे का डबल रहे तो क्या होगा, अगर फेज सेम नहीं रहे सिर्फ एम्पलीट्यूड सेम रहे तो क्या होगा, और एम्पलीट्यूड सेम ना रहे सिर्फ फेज सेम रहे तो क्या होगा। ऐसी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, वो जस्ट आप लोग ट्राई कीजिए। आई लीव दैट एज एन असाइनमेंट फॉर यू, ठीक है। चलिए अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशंस बी एंड सी इन वन, एक सेकेंड, बी एंड सी क्यों लिखा मैंने, ए एंड बी, तो ए एंड बी इन वन, ठीक है, ए एंड बी इन वन। तो ए और बी इक्वेशंस को 1 में जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमको मिलेगा y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी ए साइन थीटा, तो यानी कि ए लिखता हूँ इधर, साइन थीटा इधर लिखता हूँ, ठीक है। और वैसे ही कॉस ओमेगा टी ए कॉस थीटा, तो ए इधर और कॉस थीटा इधर। तो यहाँ से ए हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अरे आएगा कि नहीं आएगा, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। अरे अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला बताया था, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको जो है दो वेव्स के जुड़ने से, अरे हमने दो वेव्स जोड़ी, उससे एक फाइनल वेव हमको आई, लेकिन ये वेव जैसी वेव दिख नहीं रही थी, पता नहीं चल रहा था कि ये वेव है, क्योंकि वेव की इक्वेशन की अक्सर हमने शक्ल जो है वो ऐसी देखी है ना, ऐसी शक्ल देखी है, तो हमको पता नहीं चल रहा था इस y को देख करके ये कोई वेव है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशंस किए तो बेसिकली हमको उसकी शक्ल वेव जैसी नजर आने लगी, y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा, ठीक है, ये इसकी शक्ल हमको नजर आने लगी। तो भाई ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि अगर एक वेव से वेव को जोड़ेंगे तो भैया वेव ही मिलेगी ना, कुछ और तो मिलेगा नहीं, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है यहाँ तक की कहानी, राइट। अच्छा, अब हमने क्या क्या चीजें निकाल ली और क्या क्या नहीं निकाला। हमने वेव की तो इक्वेशन बना ली, मतलब दो वेव से जुड़ के जो है बेसिकली हमको एक तीसरी वेव मिली है, ये तो हमने बना लिया। उसके अलावा हमने क्या बनाया, उसके अलावा हमने जो है बेसिकली हमने फाइनल एम्पलीट्यूड निकाल लिया, लेकिन फाइनल फेज के बारे में हमने कुछ डिस्कस नहीं किया कि फाइनल फेज कैसा होगा। फाइनल फेज जो है रिजल्टेंट फेज, देखो देखो सुनो सुनो सुनो, ये जो तीसरी वेव बनी है ना, फाइनल वेव बनी है ना,
इसका एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू होगी, उसका तो फॉर्मूला आपने देखो निकाल लिया इधर, है ना, इधर फॉर्मूला निकाल लिया कि भैया ऐसे करके होगा, लेकिन उसका फाइनल फेज क्या होगा ये थीटा हमने नहीं निकाला। तो अब इस थीटा को कैसे निकालेंगे, फिर से उसी इक्वेशन पे जाइए। अरे जो इक्वेशंस हमारे पास ए एंड बी इक्वेशंस हैं, इन्हीं को हमने स्क्वायर किया, उसके बाद में सी और डी इक्वेशंस आ गए स्क्वायर करने पे, और फिर हमने ऐड कर दिया था। तो पहले स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके हमको आंसर आ गया था ए के लिए। अब हम क्या करेंगे ना कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग ना करते हुए बल्कि इन लोगों को डिवाइड करेंगे। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन ए बाय बी, ठीक है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन ए बाय बी, ठीक है, हम इक्वेशन को डिवाइड करने वाले हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो जब हम ए बाय बी डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें मिलने वाला है, देखिए यहाँ पर जो है ना ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा। तो मैं थीटा एक साइड पे रखूंगा, टैन इनवर्स उस साइड पे ले जाऊंगा, ठीक है, थीटा एक साइड पे रखूंगा, टैन इनवर्स उस साइड पे दूसरे साइड पे ले जाऊंगा। तो मुझे क्या मिल रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर हमारे पास है a1 साइन फाई वन प्लस a2 साइन फाई टू डिवाइड बाई a1 कॉस फाई वन प्लस a2 कॉस फाई टू। दैट्स इट। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है। यकीन नहीं हो रहा है आप लोगों को? चलिए इसके भी स्पेशल केसेस पर देख लीजिए एक आध, है ना। तो चलिए आइए इसका भी स्पेशल केस देखते हैं। तो इसका स्पेशल केसेस ले लेते हैं, कुछ और कलर में ले लेता हूँ। तो स्पेशल केस, ठीक है, इसका स्पेशल केसेस ले लेते हैं। तो जब मैं इसका स्पेशल केस लूंगा तो क्या ले लेता हूँ, तो सपोज के स्टार्टिंग में इन दोनों का फेज जो था वो बेसिकली मान लेते हैं कि इनका फेज स्टार्टिंग में था, फेज डिफरेंस 0 था। तो लेट फाई वन इक्वल्स टू फाई टू, यानी कि फाई वन माइनस फाई टू विल बी 0 एंड लेट एम्पलीट्यूड a1 इक्वल्स टू a2। अगर ये बात सही है, अरे देखो मैं ये वाला केस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही केस हमने पिछली बार भी लिया था, है ना, a के लिए लिया था, तो वो ले रहा हूँ ताकि सिमेट्रिक बनी रहे, मतलब तुमको चीजें आसानी समझ में आ सके। तो यहाँ पे a1 a2 अगर सेम है भैया तो कॉमन निकाल लो ना, उसको a बोल के निकाल लो कॉमन। जब a बोल के कॉमन निकालोगे तो ऊपर से a निकलेगा, नीचे से भी a निकलेगा, और वो कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा इतना ही, साइन फाई प्लस साइन फाई, है ना, ऐसे करके चीजें बचेगी। तो साइन फाई प्लस साइन फाई का मतलब हो गया 2 साइन फाई और नीचे 2 कॉस फाई। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही। तो बेसिकली ये हो जाएगा, एक सेकेंड, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और साइन फाई और कॉस फाई जो है वो टैन फाई हो जाएगा। तो टैन थीटा, इसको वापस मैं इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन फाई विच सिंपली मीन्स थीटा इक्वल्स टू फाई। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि यानी कि अगर दोनों वेव्स का इनिशियली अगर फेज कुछ सेम था तो फाइनल वेव का भी फेज वही होगा जो दोनों वेव्स का था। तो अगर इफ फाई इज इक्वल टू 0 इनिशियली, यानी कि इनिशियल फेज ही है ना ये, तो इनिशियली देन थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो यानी कि अगर दोनों वेव्स, देखिए इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको मतलब समझाता हूँ। तो एक सेकंड ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो अगर पहली वाली जो वेव है हमारी, पहली वाली वेव वो यहाँ से 0 से शुरू हो रही है लेट से, तो उसका इनिशियल फेज तो 0 है। वैसे अगर दूसरी वाली जो वेव है वो भी ऐसे स्टार्ट हो रही है, तो भैया जो तीसरी वाली वेव जो इनसे मिलके बनेगी वो भी तो कुछ ऐसे ही स्टार्ट होगी ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? वो भी 0 से स्टार्ट होगी। आई होप कि आपको ना कुछ समझ में आ रही है बातें। ये बेसिकली मैंने ना इनको रैंडमली कोई भी हाइट पे बनाया हुआ है, आपको ऐसा नहीं करना है, बट एक आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो ये इस तरीके से होंगी। चलिए अब लेते हैं सेकंड केस। तो पहला केस तो आपने भाई देख लिया, ये वाला जो पहला केस था उसका ये हमने क्या किया था कि भाई फाई वन फाई टू के जो है फेज डिफरेंस 0 रखा हुआ था, और मैंने फिर अभी आपको जो है ग्राफ से चीज समझा, ये मैंने ग्राफ मिटा दिया है। दूसरा वापस से भी जो है एक केस ले रहा हूँ। यहाँ पर लेट अगेन वापस a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a, मतलब एम्पलीट्यूड सेम है वेव्स का स्टार्टिंग में, लेकिन पहली वेव का जो है बेसिकली फेज 0, इनिशियल फेज 0 है, और दूसरी वेव जो है उसका इनिशियल फेज 180 डिग्रीज है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कहानी क्या होगी। अच्छा, बाय द वे इसका अगर आप विजुअलाइजेशन बनाना चाहें तो किस प्रकार का बनाएंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा।
तो एक एक्सिस मैंने ये बना दिया, दूसरा एक्सिस ये बना दिया। हालांकि ये वाला एक्सिस की कोई फिलहाल जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कहीं पे भी रैंडमली किसी भी जगह पे मैं जो है वेव दिखा रहा हूँ। तो अच्छा, तो पहली वेव जो रहेगी ना भैया, उसका एम्पलीट्यूड ए रहेगा और वो जीरो से शुरू हो रही है, मतलब जीरो से इन द सेंस उसका टाइम टी इक्वल टू जीरो पे उसका एम्पलीट्यूड, सॉरी उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। तो ये वेव है, ये उसकी हाइट है ए, ठीक है। तो ठीक है, अभी वो सब चीज नहीं दिखा रहा हूँ डिटेल में मैं, बट ये पहली वेव है। अच्छा, दूसरी वेव जो होगी ना, तो बेसिकली वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे लेट से कि वो ऐसे स्टार्ट होगी, यानी कि जहां पे इसका क्रेस्ट होगा ना वहां पे उसका ट्रफ होगा, और जहां पे इसका ट्रफ होगा वहां पे उसका क्रेस्ट होगा। आई होप को आपको ये बात समझ में आ रही, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब जो है आपको समझ में आ रहा है, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज हैं। तो बेसिकली ये दोनों वेव्स जो है एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना चाहिए कंप्लीटली, क्योंकि भैया एक सोचिए ना ऐसा, एक क्रेस्ट पे ट्रफ गिर रहा है, एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एक नेगेटिव एम्पलीट्यूड क्या करेगा, बर्बाद ही करेगा ना, काट ही देगा, राइट। तो बेसिकली आपको जीरो आना चाहिए, तो यानी कि फाइनल वेव एक फ्लैट आना चाहिए, दिस इज द फाइनल वेव। तो इसका मतलब इसका जो फेज है ना, मतलब जो रिजल्टेंट फेज है ना, वो आना ही नहीं चाहिए। रिजल्टेंट फेज ऐसा नहीं किया जाना कि जीरो आ जाएगा या कुछ और आ जाएगा, नहीं आना चाहिए, वेव ही नहीं बच रही तो फेज कहां से आएगा। तो चलिए आइए चेक करते हैं, चलिए आइए चेक करते हैं इस चीज से। तो बेसिकली हम चेक करते हैं, तो दिस शुड बी द फाइनल थिंग विच इज नॉट अ वेव एग्जैक्टली, ठीक है, इट्स नॉट अ वेव एट ऑल। तो देख लेते हैं, चलिए चेक करते हैं। तो भाई देखते हैं कि हम कितने पानी में हैं। तो इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए, सो tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू ए साइन ऑफ जीरो प्लस ए साइन ऑफ 180 अपॉन ए कॉस ऑफ जीरो प्लस ए कॉस ऑफ 180। तो ये हो जाएगा मेरा, अच्छा पहले तो ये ए को यार हटा दीजिए, है ना, ए कैंसिल कर दीजिए, बाहर निकाल के ए को भूल जाइए। साइन जीरो जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है। अच्छा, कॉस जीरो जो होता है वो +1 होता है और कॉस 180 -1 होता है। तो भैया ये तो 0/0 वाली सिचुएशन आ गई, तो ये तो इनडिटर्मिनेट वाली सिचुएशन आ गई, इनडिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट, आप समझ रहे हैं, इनडिटर्मिनेट वाली सिचुएशन आ गई। तो इससे तो सिर्फ एक ही बात जाहिर होती है कि भैया ये जो आपका थीटा है, ये जो आपका थीटा है, इसको डिटरमाइन नहीं किया सकता। अरे रिजल्टेंट फेज ऑफ द वेव है ना, ये तो कैसे डिटरमाइन कर लेंगे आप बताइए, आप कैसे डिटरमाइन करेंगे इस चीज को जब वेव ही नहीं बच रही है। तो भैया ये थीटा आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अच्छा, ये जो हमने लिया है φ1 = 0, φ2 = 180, तो इसका एम्पलीट्यूड पे क्या असर पड़ता है ये देखते हैं। तो भैया एम्पलीट्यूड जो है हमारा वो यहाँ पर है। तो देखो इसमें ए ले लो तो ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर, और यहाँ पे cos ऑफ 0 - 180। अरे cos ऑफ -180 हो चाहे cos ऑफ 180 कोई फर्क नहीं पड़ता है। cos जो है 180 को एब्जॉर्ब कर, मतलब सॉरी नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो cos 180 -1 होता है। तो cos 180 को जब हम -1 सब्सटीट्यूट कर देंगे भैया, तो ये -2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है +2a स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि एम्पलीट्यूड 0 आने वाला है, राइट। तो इसका क्या मतलब है, एम्पलीट्यूड 0 आने का क्या मतलब है, एम्पलीट्यूड 0 आने का मतलब ये है कि भैया ये वेव के पास कुछ बचा ही नहीं है, ये वेव फ्लैट हो गई है, वेव फ्लैट हो गई। तो बिल्कुल ये हमारी थियरी में बिल्कुल फिट बैठ रही है। अच्छा, यहाँ पर जाके आपका जो है आपको समाधान मिल चुका है चीजों का, और आप समझ चुके हैं कि हमने जो दो इक्वेशंस ऑब्टेन की हैं जो कि अल्ट्रा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट फेज की। बट यहाँ पे मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा जो मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस की, और उसके बाद मुझे कुछ एक इंटरेस्टिंग से इंसाइट मिले, इंसाइट्स, समझ रहे हैं, तो मैं वो डिस्कस करता हूँ अभी। तो डिस्कशन क्या था मैं आपको भी वो बताता हूँ। डिस्कशन से पहले मैंने खुद क्या किया था आप सुनिए। एक्चुअली जो 0/0 वाली जो सिचुएशन है, इंडिटरमिनेट वाली सिचुएशन, इसको अवॉइड करने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग लॉपिटाल्स रूल यूज करते हैं। आपको याद है लॉपिटाल्स रूल, मैंने अपने एक और वीडियो जो रेडियो एक्टिविटी का वीडियो है उसमें बेसिकली इसको आपको समझाया हुआ है। तो लॉपिटाल्स रूल यूज करते हैं हम लोग। तो बेसिकली इसमें होता है कि जो वैल्यू पुट करने से हमें 0/0 चीजें आती है ना, तो वो वैल्यू को हम लिमिट में ले लेते हैं। यानी कि आई हैव पुट लिमिट वेयर फाई टेंड्स टू 180, ठीक है। तो ये 180 डालने से, 180 सब्सटीट्यूट करने से ही पूरा मामला खराब हो रहा है। मेन जो मामला खराब हो रहा है वो यहाँ पे 180 सब्सटीट्यूट करने से हो रहा है। तो बेसिकली मैंने क्या किया ना कि लिमिट 5 टेंड्स टू 180 ले लिया, ठीक है। अब आप ध्यान से जरा सुनिएगा कि मैंने इसके आगे और क्या किया है। तो इसकी वैल्यू तो मैंने साइन 0 0 ले ली और कॉस 0 को 1 ले लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास जो चीजें बची है ना, मेरे पास जो चीजें एक्चुअल में बची हैं वो बेसिकली बची हुई है साइन ऑफ फाई अपॉन 1 + कॉस ऑफ फाई। अरे आप समझिए, ये बाबा फाई रखिए, इसको भी फाई रखिए, ठीक है,
और यहाँ पे 1 रहेगा ना, तो 1 प्लस कॉस फाई, ठीक है, 1 प्लस कॉस फाई, ऊपर साइन फाई है और नीचे 1 प्लस कॉस फाई। तो मैंने लॉपिटाल्स रूल यूज किया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैं यहाँ पे लॉपिटाल्स रूल यूज करने वाला हूँ बेसिकली। तो ये सिचुएशन पे तो और 180 डालने से सारा मामला गड़बड़ हो रहा है, सारा मामला गड़बड़ हो रहा है 180 डालने से। 180 डालने से साइन 180 हो जा रहा है 0 और कॉस 180 हो जा रहा है -1, और ये 1 -1 मिलके जो है पूरी चीजों को बर्बाद कर दे रहा है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, लॉपिटाल्स रूल ये कहता है कि अगर लिमिट डायरेक्टली डालने पर बेसिकली चीजें 0/0 आ रही हैं तो इनका डेरिवेटिव ले लो और फिर लिमिट डालो, ठीक है। तो चलो डेरिवेटिव लेते हैं। तो साइन फाई का डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूं तो मुझे मिलता है कॉस ऑफ फाई, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और कॉस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बेसिकली इस तरीके से मुझे आ जाएगा, एक सेकंड ना ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है मुझे आ रहा है कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है भाई, कॉस फाई की जो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 180 यहाँ पे डालेंगे और साइन 180 अब यहाँ डालेंगे। कॉस 180 क्या होता है, इट इज -1, और साइन 180 क्या होता है, साइन 180 क्या होता है, वो होता है 0, ठीक है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे 0 आ गया तो ये इन्फिनिटी हो गया। तो अब हमें जो वैल्यू आ रही है ना बेसिकली वो tan थीटा की वैल्यू ऐसी आ रही है। देखिए tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है ना भैया वो कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? थीटा 90 हो गया। तो मैंने सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, इनडिटर्मिनेट ना आ जाए ये अवॉइड करने के लिए लॉपिटाल्स रूल लगाया और फिर थीटा को ऑब्टेन कर लिया, जो कि यहाँ पर ऑब्टेन करना असंभव था। तो मैंने ऑब्टेन कर लिया, बट ये चीज बाद में मैंने रियलाइज की कि इसका कोई यूज नहीं है एक्चुअली। अगर मैं इसे कहीं सब्स्टिट्यूट करता भी हूं तो इससे मुझे कोई भी आंसर नहीं मिलेगा जो कि मेरी थ्योरी के साथ जा रहा हो। थ्योरी के साथ जा रहा हो, थ्योरी के साथ जाने वाला कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। तो अच्छा, अब मेरे दोस्तों ने क्या सजेस्ट किया, ये लॉपिटाल्स रूल तो मैंने लगाया। मेरे 2 दोस्त हैं बेसिकली, तो उन दोनों दोस्तों ने सेम सजेशन दिया। उन्होंने बोला कि ट्राई टू अवॉइड बेसिकली 0/0 सिचुएशन एंड सब्स्टिट्यूट थिंग्स। तो ये जो साइन फाई है और नीचे 1 प्लस कॉस फाई है, इसमें आप साइन फाई और कॉस फाई को ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज से, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं उससे रिप्लेस कीजिए। तो साइन थीटा का जो है आपको फॉर्मूला मालूम ही है, इट इज 2 साइन थीटा बाई 2, सॉरी थीटा नहीं है यहाँ पे फाई लिखा है ना, 2 साइन फाई बाई 2 कॉस फाई बाई 2। ये बात तो आप लोग जानते हैं ना, अरे हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं इसे। तो 2 साइन फाई बाई 2 कॉस फाई बाई 2, और नीचे जो है वो आ जाएगा कॉस फाई की जगह पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 -1, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई होप कि आपको याद होंगी। तो 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 -1, ठीक है। अच्छा, अब ये जो -1 और ये +1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। ये -1 और ये जो +1 है ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर है आपके पास 2 साइन फाई बाई 2 कॉस ऑफ फाई बाई 2, नीचे आपके पास हो जा रहा है 2 कॉस स्क्वायर ऑफ फाई बाई 2। अब ये जो 2 है और ये 2 है कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस फाई बाई 2 और ये जो स्क्वायर वाला पार्ट था वो हो जाएगा कैंसिल। तो आपको जो है मिल जाएगा बेसिकली tan फाई बाई 2, है ना, tan फाई बाई 2। So tan theta is tan phi by 2, which simply means कि थीटा इज फाई बाई 2। अब फाई अपन ने वापस से वो 180 लिया हुआ था, याद आ रहा है आपको, तो 180 लिया हुआ था। तो बेसिकली इट विल बी 180 बाई 2 विच मीन्स 90 डिग्रीज। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो देख रहे हैं आपके दूसरे मेथड से करने पर भी हमें थीटा की वैल्यू 90 आ रही है, बट जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये कोई खास हमारे काम आने वाली नहीं है वैल्यू, बिकॉज इनडिटर्मिनेट चीज है ना। अब हम उसको जबरदस्ती वैल्यू असाइन करने की कोशिश करें तो हमें कुछ वियर्ड से आंसर्स मिलेंगे। बट एनीवे ये फाई 1 को मैंने 0 लेके और फाई 2 को जो है 180 या फाई लेके बेसिकली मैंने यहाँ पर जो है चीजें सब्स्टिट्यूट की और लॉपिटाल्स रूल लगा के देखा कि क्या होता है। और मेरे फ्रेंड्स के हिसाब से मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस करके लगा के देखा कि क्या होता है। एनीवे अब ये सब भूल जाइए, आपको सिर्फ यहाँ से याद क्या रखना है, वो व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस लेक्चर, वो ये है कि जब 2 वेव्स को ऐड किया जाता है जिनके डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हों और जिनके डिफरेंट इनिशियल फेजेस हों, तो जिनके डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हों और डिफरेंट इनिशियल फेजेस हों, तो फाइनल जो वेव बनती है उसका रिजल्टेंट जो है बेसिकली वो ऐसे करके, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस फॉर्मूले से दिया जाता है और उनका फाइनल जो फेज होता है, रिजल्टेंट फेज, वो ऐसे दिया जाता है, ठीक है। और फाइनल जो वेव बनती है उसका जो फॉर्म है, उसकी जो शक्ल है वो ऐसी होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।